हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, आपके टेट के एग्ज़ाम ऑलरेडी आ चुके हैं। कल हमने फिजिक्स का क्विक रिवीजन फाइल जो है आपके पास रिप्रेजेंट की थी और आपसे पूछा गया था कि कौन सी फाइल आपको नेक्स्ट चाहिए। तो आपने कहा था कि आपको फिजिक्स की चाहिए, तो इसीलिए आज हम फिजिक्स का क्विक रिवीजन आपके पास लेकर आए हैं। कंप्लीट 11th एंड 12th की जो फाइल है वो यहाँ पे आपके पास लेकर हम आए हैं। ये फाइल आपको वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार मुझे अच्छा सा पेन सेलेक्ट कर ले लीजिए, ठीक है, इसका कलर है ना। तो आज की फाइल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास रहने वाले हैं एंड इसमें बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड है और पूरी की पूरी टर्म्स आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड आपके पास रहे, लेकिन आप चाहें तो वीडियो की स्पीड को कम करके जो है वो देख सकते हैं। क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आती है आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने दिया था आपके पास? न्यूटन ने। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मिल्टन जो है उन्होंने आपके पास दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल के द्वारा दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। न्यूक्लियर फोर्सेस आपके पास युकावा के द्वारा दी गई है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल, जो कि रमन इफेक्ट यानी जो सीवी रमन है उनके द्वारा आपके पास दिया गया है। लॉ ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट वेन लॉ से आपके पास निकलता है, यानी वेन लॉ भी है आपके पास। एरोप्लेन वर्क करता है आपके पास बर्नौलिस प्रिंसिपल के ऊपर। रॉकेट प्रोपल्शन जो है वर्क करते हैं न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ के ऊपर। एंड रॉकेट वर्क करता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। स्टीम इंजन वर्क करता है थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल के ऊपर। क्लियर। फिर आप देखते हो नेचर में चार टाइप की फोर्सेस आपके पास होती हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वीक फोर्सेस होती है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, जिसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उनका जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1 लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है उनकी जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है वो 10⁻⁻12। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का लेते हैं 10⁻⁻13। और जो आपके पास ग्रेविटेशन उसका -38। अब देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं वो ग्रेविटोन होते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है नेचर के अंदर। क्लियर। इसका एक और नाम है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है लेकिन वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर में। क्लियर। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जस्ट लाइक अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनके अंदर होती है, जैसे अल्फा बीटा गामा डीके इनके अंदर होता है। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, और ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। ये भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है वो आपके पास शॉर्ट रेंज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। इसमें एक्सचेंज होते हैं पाई मेजॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं वो आपके पास फोटॉन्स होते हैं। क्लियर। फिर एक टर्म आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², जिसके ऊपर आपके एटॉमिक बॉम्ब भी वर्क करते हैं। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब इनके ऊपर वर्क करता है, जिसमें जो मासेस है उसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। तो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन भी इसी का एक पार्ट है। रॉकेट प्रोपल्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर वर्क करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसके ऊपर आपके पास जो हेलीकॉप्टर है वो वर्क करता है। तो L इज इक्वल टू रो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जैसे आप कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है तो सेंटर से हो गया आपके पास डिस्टेंस r, और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इसको रो के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है। तो एक सर्कल में जब कोई चीज आपके पास घूमती है। क्लियर। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन इट। क्लियर। नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास फोर्स से रिगार्डिंग, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से रिगार्डिंग, यानी F इज इक्वल टू जी m1m2y r²। और फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कूलम लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r², वेयर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9:10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। एक चीज याद रखना, फिजिक्स को कहा जाता है बेसिकली साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपके पास जो मेजरमेंट टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ओके।
जी होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और वैल्यू और यूनिट्स याद रखना क्योंकि आपको कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। यूनिट्स के भी कुछ डिफरेंट टाइप है, जैसे सीजीएस हो गए, एफपीएस हो गए, एमकेएस हो गए, एसआई हो गए। एमकेएस की ही मॉडिफिकेशन फॉर्म होती है एसआई। सीजीएस में देखो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। एफ से आपके पास फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड। एमकेएस एसआई की ही मॉडिफिकेशन फॉर्म है जिसमें मीटर, केजी और सेकंड का यूज किया जाता है। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, आपके पास करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके पास हो गया, टाइम हो गया, वेट हो गया, लेंथ आपके पास होगी, टोटल 7 आते हैं। दो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं जैसे स्टेरेडिन हो गया, आपके पास रेडियन हो गया, बाकी ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है मास। तो मास जो एक कांस्टेंट टर्म होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर? मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज लो। लेकिन अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के साथ वेरी कर रही है तब मासेस में चेंज हो जाते हैं। नैनो प्रीफिक्स है आपके पास 10⁻⁹ मीटर, पिको 10⁻⁻12 मीटर, माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर और मिली 10⁻⁻3 मीटर। ओके, कुछ मेथड्स हैं जैसे इको मेथड हो गया, रडार मेथड हो गया, आपके पास सोनार हो गई। देखिए ये सारे आपके पास इंस्ट्रूमेंट, जैसे इको हो गया, इको वर्ड आप देख रहे हो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव। यानी लाइट सॉरी साउंड गई किसी ऑब्स्टेक के साथ टकरा के वो वापस आ गए, उसी को इको बोलोगे। इको इज द साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय अ लार्ज एंड हार्ड ऑब्स्टेकल। ठीक है, वो रिपीट होती है आपके पास। देखिए इको इज द फैक्ट दैट रिपीटेशन ऑफ वेव लाइक साउंड वेव। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव आपके पास हो गई, रेडियो वेव में भी इसका यूज होता है। तो रेडियो वेव ये रही, रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और इको, डिटेक्शन द एरोप्लेन इन द स्काई। आपने देखा होगा बॉर्डर्स के ऊपर रडार लगी होती है ताकि कोई अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट या जहाज आपके देश के अंदर ना घुस सके या बॉर्डर के अंदर ना आ सके। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, जैसे जो जहाज होते हैं समंदर में, कोई उनके आगे पीछे आ तो नहीं रहा, ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करता है ताकि उसका पैंदा यानी जो उसका लोअर सरफेस है वो कहीं टकरा ना जाए। क्लियर? केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ बेसिकली प्लेनेटरी मोशन से रिगार्डिंग है, जो बात करता है टाइम पीरियड एंड रेडियस की। यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यानी टाइम पीरियड एंड रेडियस का रिलेशन वो आपस में बताता है। लेजर, लेजर एक टेक्निक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमल्शन ऑफ रेडिएशन, सॉरी इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो बेसिकली यूज की जाती है टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, लेजर टेक्निक। लेजर इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। अब कुछ वैल्यूज हैं आपके पास, जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इज टू 10⁻11 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.46 इज टू 10⁻15 मीटर, 1 पारसेक 3.1 इज टू 10⁻16 मीटर। ये क्विक रिवीजन है इसलिए थोड़ा फास्ट मोड में चला हुआ है। 1 Chandrasekhara limit यानी 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन। क्लियर? द नियरेस्ट स्टार टू द आर सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंचुरी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। क्लियर? और अगर आपको निकालनी हो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी, यानी 2 टाइम आप क्या कर दो, जो आपके पास डिस्टेंस आए उसकी डिफरेंशिएशन कर दो। 1 टाइम में वो कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी में, सेकंड टाइम में वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन में। और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। एंड गाड़ियों में लगा होता है स्पीडोमीटर, जो बेसिकली मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। ओके, आपके पास एक फॉर्मूला पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और वो मूव कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है विद स्पीड v1 एंड v2 टू, और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? यानी एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल डिफरेंट स्पीड, तो v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस
b2। क्लियर। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसकी वैल्यू होती है 9.8, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक चीज याद रखना, ये फाइल बनी ही इस तरीके से है, एग्जाम ओरिएंटेटेड, जो आपके रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो इस फाइल की हेल्प से 30 आउट ऑफ 30 निकाल लोगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए फाइल एज ए रिवीजन की तरह वर्क करेगी और थोड़ी बहुत चीजें आपको नई भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि कंप्लीटली यहाँ से पढ़ के हो जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। एक एक रिवीजन में हर एक चीज़ को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, स्पेशली उन्हीं को कवर किया होता है। जैसे डिस्टेंस बहुत बार आया है, क्या पूछा जाता है कि कौन सी टर्म है जो पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एक स्केलर टर्म है ये। और ओडोमीटर जो है वो व्हीकल्स में डिस्टेंस को मेजर करता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होती है, डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, सॉरी डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस डिपेंड करता है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड in a circular path, then which of the following remain constant। तो आपके पास कौन सी चीजें जो कांस्टेंट रहती है, देखो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहती है, एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आपके पास क्या करता है, वो चेंज रहता है, और एक्सलेशन जो है वो भी आपके पास चेंज होती है। यानी सिर्फ और सिर्फ स्पीड उसकी क्या रहेगी, आपके पास कांस्टेंट रहेगी, बाकी वेलोसिटी चेंज करती है, एक्सलेशन भी उसका क्या करता है, आपके पास चेंज करता है। A ball is dropped from certain height h, the velocity attained by the ball after before reaching the ground under the root 2gh। okay, linear momentum mass into velocity, force आपको पता है mass into acceleration होता है। क्लियर, ये तो इजी वाली टर्म्स है आपके पास। नेक्स्ट, आप यहाँ से देख पाएंगे स्केलर क्वांटिटी कौन से, और वेक्टर एग्जाम में आता है। मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया वो वर्क पूछते हैं ज्यादातर, क्योंकि वर्क का जो नेचर होता है आप देखो तो वो बेसिकली डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बाकी तो इजी है, लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलेरेशन, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगी, क्योंकि फील्ड डायरेक्शन की नीड पड़ेगी। पोलर वेक्टर जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई, लीनियर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया। और एक्सेल में जो भी एक्सेल के चारों तरफ चीजें घूम, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम आपके पास हो गया। एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर वो जीरो होता है, और एंगल बिटवीन टू नेगेटिव वेक्टर 180 होता है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। कोलिनियर वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट सेम साइड में। कोनिशियल वेक्टर कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा। यूनिट वेक्टर जो आपके पास कुछ इस तरह से ए यूनिट इज इक्वल टू, यानी ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है। नल वेक्टर जो कि जीरो वेक्टर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आता है। अगर आपके पास किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ओके। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन टू गिव जीरो रिजल्टेंट, कम से कम दो वेक्टर होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट इज 3। ठीक है, इफ देयर आर अ कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर में 3 होने चाहिए। इफ देयर आर अ कोप्लेनर देन मैक्स मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर हुज रिजल्टेंट इज 0, 4। और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके पास, इसीलिए इनको पूरी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ओके। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर है जैसे x और y, या मान लीजिए कोई a वेक्टर है, उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिख दिया हमने x एंड y, देन ax की वैल्यू आती है a cos ऑफ थीटा, और ay की वैल्यू आती है a sin ऑफ थीटा। ठीक है। बाकी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो अंडर द रूट सभी वैल्यू को जोड़कर उनका स्केयर करके, और ये फॉर्मूले आपके पास a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। और क्रॉस का आता है आपके पास ए बी साइन ऑफ थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। क्रॉस प्रोडक्ट यानी जो आपकी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के साथ निकलते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्टाइल होता है। जब भी किसी बॉडी को आप कुछ इस तरीके से फेंकते हो तो वो एक
पर्टिकुलर एंगल, एक सर्टेन वेलोसिटी और अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी वो मूव करता है, यानी एन ऑब्जेक्ट थ्रू विथ velocity and which is then allowed to move under the action of gravity. Okay, at the highest point linear momentum कितना होता है आपके पास, m mu cos of theta, मास कितना है एंड उसमें कितनी आपने स्टार्टिंग में फोर्स लगाई थी, यानी कितने उसको आपने u दिया था, और cos of theta कितने एंगल के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज v इज इक्वल टू u cos of theta या हाफ ऑफ एम बी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स की वैल्यू आपके पास यू कॉस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगी। ठीक है, क्योंकि यू कॉस है ना आपके पास वी की वैल्यू, तो यहाँ पे डाल के आपके पास आ जाती है। ठीक है, एट द हाइएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acting vertically downward make an angle 90 degree with the horizontal component of the velocity of the projectile and the path followed by the projectile is a parabolic। जो parabolic path follow करते हैं, मैक्सिमम हाइट जो है किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो इनिशियल वेलोसिटी यानी u और सिर्फ थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, मास के वो इंडिपेंडेंट होती है सभी में। देखो टाइम की बात करें तो देखो इनिशियल वेलोसिटी एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के इंडिपेंडेंट है, सीधी सी बात है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है आपके पास, अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी चीज को फेंकते हो और आप चाहते हो मैक्सिमम रेंज के ऊपर जाए, तो उसमें एंगल होना चाहिए 45 डिग्री का, तभी वो आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो है वो जा पाएगा। ओके, different projectile have different masses have the same range if they are projectile at the same angle and with the horizontal with the same speed। ये वही बात होगी कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये आपके पास फॉर्मूले हैं हॉरिजॉन्टल में रेंज के लिए, r इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाइट के लिए h इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम के लिए t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, रेंज जो है मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के ऊपर, तो अगर 45 डालोगे साइन 2 थीटा की जगह तो 90 बन जाएगा यानी 1। तो रेंज का फॉर्मूला ये भी होता है म्यू स्क्वायर बाई जी। ओके, वर्टिकल का मतलब है ऊपर की तरफ को, यानी थीटा फिक्स हो गया 90 डिग्री। क्लियर, देखो साइन यहाँ पे है म्यू स्क्वायर 2 साइन थीटा यानी 180, और 180 के ऊपर वो 0 बन जाएगा, तो रेंज आपके पास 0 हो गई। h की वैल्यू साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर अपॉन 2g, और t की वैल्यू होती है 2u बाई जी। आई होप आपने ये कर लिए होंगे। हमारे पास एक रिलेशन आता है रेंज एंड हाइट के बीच में, r इज इक्वल टू 4h कॉट ऑफ थीटा के साथ, जिसमें r मैक्स की वैल्यू होती है 4h। ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर सकते, कॉट है ना, कॉट को 1/10 लिख सकते हो, और आपको पता है मैक्सिमम रेंज तभी होती है 45 के ऊपर, 10 45 1 होता है, नॉर्मली इस वैल्यू को यहाँ पे डाल के आप निकाल सकते हो। बाकी आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है जो आपने ऊपर देखे थे। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हो, टाइम ऑफ असेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट आपके पास हो गया। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास आते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, यानी नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, जिसको भी आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो, एंड क्या कहता है, डिफाइन द फोर्स came from the Newton first law of motion only valid for the inertial frame of reference। ओके, सेकंड से आपको मिलती है एक तो फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, प्लस साथ में लीनियर मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी रो इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो केजी, मीटर सेकंड इनवर्स, और डायमेंशनल फार्मूला आपके पास mlt-1। क्लियर, बाकी फोर्स निकल गई, फोर्स के डायमेंशनल फार्मूले आप यहां से देख लेना, एक ही चीज है आपके पास, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इंपल्स आती है द चेंज इन लीनियर मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम, यानी J इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम करके आप निकाल सकते हो, यूनिट बनेंगे न्यूटन पर सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड। क्लियर, इसका डायमेंशन निकालोगे सेम आ जाएगा आपके पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम के साथ। और ये क्वेश्चन आते भी हैं कि किस में आपके पास सेम है, किस में आपके पास डिफरेंट है। और फोर्स के यूनिट बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे सीजीएस में डाइन होते हैं, एसआई में न्यूटन होते हैं, और 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी इज टू 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 न्यूटन की वैल्यू आती है 10⁵ डाइन। ये तो हो गया एब्सोल्यूट यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट में सीजीएस में लिखते हैं जी, डब्ल्यू टी और जी एफ। तो 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन्स।
क्लियर। एंड इन एसआई में 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये वैल्यूज याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आएगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। थर्ड लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, और सेकेंड लॉ जो है उसको रियल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि आप उससे फर्स्ट और थर्ड लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम हमारे पास आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स से रिगार्डिंग। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जब कोई दो चीजें आपस में रगड़ती है। जैसे बॉक्स है तो इस सरफेस के ऊपर चल रहा है, तो इस तरफ को फोर्स लगाएंगे, एक अपोजिट फोर्स लगेगी जो नीचे लगी, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल आपके पास सेट करेंगे। नॉर्मल और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी एग्जाम में आता है। और आपके पास कारण क्या होता है फ्रिक्शन का? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि दो सरफेस में कुछ ना कुछ खुरदरा सरफेस होगा, वो आपस में रब करता है। क्लियर। फिर आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि अप्लाइड फ्रिक्शन होता है। ठीक है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द अप्लाइड फोर्स। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसके बाद ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्लाइडिंग यानी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही हो, रोलिंग फ्रिक्शन गोल गोल घूम के किसी बॉडी के ऊपर वो चल रही हो। ठीक है, देखो अगर जो आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, ठीक है, वो कम है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, यानी स्टैटिक फोर्स ज़्यादा है, तो बॉडी रेस्ट के ऊपर रहती है। अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी मूव करती है। और जो आपने फोर्स अप्लाई की है वो इक्वल है आपके पास स्टैटिक फोर्सेस के, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी आपके पास। क्लियर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केस ऑफ पुल इज ग्रेटर देन द पुश। ठीक है, पुल के टाइम में आपके पास जो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पुश। बाकी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर एज कंपेयर टू काइनेटिक एज कंपेयर टू रोटेटिंग या रोलिंग। तो ये ऑलरेडी एग्जाम में आपके पास आता है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी मूव और टेंड्स टू मूव। अपोजिट लगता है आपके पास। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी बता दिया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिपोज के। एंड जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर के ऊपर, ना कि जो एरिया आपस में कांटेक्ट आया है उसमें। कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड अपॉन एरिया। ठीक है, नेचर ऑफ फ्लूइड एंड द स्पीड ऑफ द सॉलिड बॉडी। क्लियर। When a body rolled drawn along a rough inclined plane, angle inclination theta, then acceleration of the body a is equal to g sine of theta minus mu k cos of theta, where mu is the coefficient of friction. For smooth surface a is equal to g sine of theta. ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म हमारे पास फ्रिक्वेंसी यानी v इज इक्वल टू 1/t। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एक सेंटर पीटीएल एक्सेलेरेशन का एग्जांपल है, जब बॉडी आपके पास किसी सर्कल में घूमती है विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलेरेटेड मोशन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? किसी बॉडी को सर्कल में घुमाने के काम आती है। द फोर्स विच ड्राइव डेविएट अ मोशन ऑफ ए बॉडी इनटू लीनियर पाथ टू मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, यानी डेविएट कर रही है वो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमे, तो फोर्स होती है F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर mr v स्क्वायर। ओके, जैसे एग्जांपल एक स्टोन लो, धागे के साथ बात घुमाओ आप, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पकड़ के रखती है सन और अर्थ को, और उनको घुमाने के काम आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन रिमॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से, तो ये सारी की सारी सेंट्रीपिटल फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्सेस भी इसी का एग्जाम्पल है, लेकिन उसका यूज होता है बेसिकली फॉर द सेपरेशन ऑफ लाइट एंड हैवी लिक्विड। A force that tends to move the bodies or particle of a rotating frame from the axis of rotation. Note, magnitude of centripetal force is equal to magnitude of centrifugal forces. जैसे आप कहते हो ना वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर वर्क करती है, जैसे आप बटर को सेपरेट करते हो मिल्क से, वो भी आपके पास बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का एग्जांपल है ना। मिल्क एंड क्रीम को सेपरेट करते हो, मौत का कुआं आपने एक टर्म सुनी होगी, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का एग्जांपल है। ठीक है, ये
स्यूडो या फिक्टिशियस फोर्सेस होती है आपके पास, इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों में वर्क करती है। When body move in a circular path which with constant speed, it has only centripetal acceleration, constantly move करेगा तो centripetal acceleration उसके ऊपर जो है वो वर्क कर जाएगी। ओके, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट बनेंगे जूल। ओके, अगर आपके पास देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, अगर एंगल जीरो है तो पॉजिटिव वर्क डन, एंगल अगर 90 है तो जीरो वर्क डन, और एंगल अगर नेगेटिव है तो आपके पास यानी 180 है तो नेगेटिव, यानी आपके पास क्या होगा वहां पे, जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। एनर्जी, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, उसको एनर्जी बोलते हैं। हमेशा एनर्जी जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, बाकी यूनिट सेम है। क्लियर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि एच के साथ वेरी कर रहा है ना एम जी एच, अगर एच की वैल्यू जीरो है तो वो भी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ठीक है, तो एफ इज डायरेक्टली फ्रॉम माइनस एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्सेस लगती हैं, तो इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं आपके पास, है ना। के होता है फोर्स कांस्टेंट, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, तो इसके यूनिट न्यूटन मीटर इनवर्स भी बनते हैं। तो ये पूछा जाता है फोर्स कांस्टेंट के यूनिट। कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके पास जैसे सेंट्रल फोर्सेस जो होती हैं, सॉरी नॉन सेंट्रल फोर्सेस जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए आपके पास, या आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस हो गई, ठीक है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस का एग्जांपल है। पावर, पावर होती है किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, यहाँ पे वॉट लिख दिया है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो इसके यूनिट होते हैं वॉट या जूल पर सेकंड। बाकी कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे, जैसे 1 किलोवाट आवर 10⁻³ मेगावाट आवर 10⁻6 वॉट, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, और डायमेंशन बना सकते हो ml -2T-3, और पावर के यूनिट होते हैं आपके पास वॉट, ठीक है। एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इज टू टाइम। और एक रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम के बीच में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन 2m, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ये यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुए हैं। अब मान लीजिए कोई दो बॉडीज हैं आपस में कोलिजन करेगी, टकराएगी, तो तीन टाइप के कोलिजन आते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक। जो इलास्टिक होता है आपके पास परफेक्टली, वो कंजर्व होता है, ठीक है, उसमें लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक में हमेशा याद रखना, देखो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है सभी में, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर वो कंजर्व नहीं रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है हमेशा ही क्या होती है आपके पास, कंजर्व होती है। ओके, केपलर लॉ, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, जो बोलता है एरियल वेलोसिटी क्या होगी प्लेनेट की आपके पास कांस्टेंट होगी। ओके, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है डेप्थ में, तो डिक्रीज विद द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। ओके, वेरिएशंस किस तरह से जी और आर की आपके पास रहती है फॉर सेंटर ऑफ द अर्थ, आपको पता है पोल के ऊपर जो है वो मैक्सिमम जी होता है, क्योंकि आर की वैल्यू कम होती है, तो जी इनवर्सली होता है आपके पास आर के साथ, और इक्वेटर के ऊपर जो जी की वैल्यू मिनिमम होती है, इसी के अकॉर्डिंग वेट भी आपके पास वेरी करता है। और ग्रेविटेशनल की वैल्यू तो हमने देख ली है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, डायमेंशंस याद रखना इन सबके, ठीक है। एस्केप स्पीड क्या होती है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, और एस्केप का फॉर्मूला √2 g r, ये फॉर्मूला याद रखना। मून की रेडियस कितना होता है आपके पास, और उसकी जो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होती है 1.6 मीटर पर सेकंड इनवर्स करें जी की वैल्यू जी मून। बाकी जो एस्केप है वो 2.37 ड्यू टू द लेस एस्केप स्पीड या वेलोसिटी, जो मून है इसलिए उसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। एस्केप स्पीड जो है वो डेंसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एस्केप स्पीड डिपेंड करती है आपके पास, डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो, इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द बॉडी के। अर्थ सैटेलाइट्स की बात की जाए
तो फर्स्ट स्पुतनिक जो रशिया के द्वारा लॉन्च की गई थी अक्टूबर 4 1957 को, और इंडिया ने फर्स्ट आर्यभट्टा ऑन अप्रैल 1975 को लॉन्च की थी। बाकी आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और पोलर सैटेलाइट हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर होता है, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है, हाइट जो है वो 3600 किलोमीटर, और जो वेव उसमें मूव होती है वो रेडियो वेव्स हो गई, है ना, 2 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज आइनोस्फीयर में। एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी वो होता है 0 डिग्री। बाकी पोलर सैटेलाइट्स हैं आपके पास, जिसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं। टाइम पीरियड अराउंड 100 मिनट्स के आसपास होता है, और इसका एंगल जो है इक्वलोट देखो, एक ऐसे होगी दूसरी ऐसे होगी, तो एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा, है ना। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो एट इन्फानाइट, ये तो आपके पास कमेंट करके बताइएगा ये क्या है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, कैपलर का थर्ड लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक पोर्शन खत्म होता है, नीचे जो पोर्शन आपके पास लगता है, एक कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन अभी बहुत लंबी फाइल है ये, है ना। तो अभी आप क्विक रिवीजन का ये पार्ट नंबर 1 हम बना रहे हैं। इसमें आपके आधा सिलेबस खत्म हो गया, आधा नहीं कह सकते, 40% खत्म हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल आपको मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कल हमारे साथ जुड़ सकते हैं सेम टाइम के ऊपर। कल आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा इसका, ओके। आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा और आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।